नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। गुजरात से एक वीडियो आई है। झगड़िया नाम की एक जगह है, वहां गुजरात औद्योगिक विकास निगम परिसर में स्थित एक इंजीनियरिंग कंपनी ने एक विज्ञापन दिया था। केवल 10 पोस्ट के लिए विज्ञापन दिया था और उस 10 पोस्ट के लिए तकरीबन 1800 लोग पहुंच गए और ऐसी भगदड़ मची कि जो रेलिंग बनी हुई थी वो रेलिंग टूट गई। और ये सीन है गुजरात का, जिसके गुजरात मॉडल की बात कर करके पूरे देश में एक माहौल बनाया गया था 2014 से लेके आज तक। जो लोग बाहर रहते हैं, ऐसा लगता है गुजरात में तो बेरोजगारी जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, गुजरात में तो गरीबी जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीतती जा रही है, ऐसा लगता है कि सारी चीजें इतनी सुंदर, इतनी साफ, इतनी अच्छी होंगी कि वहां किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन इस तरह की वीडियो सामने आने से समझ में आता है कि बेरोजगारी वहां भी एक बड़ी समस्या है। हालांकि प्रोफेसर हेमंत शाह के साथ पहले भी हम वहां के रोजगार पर, वहां की शिक्षा पर, वहां की चिकित्सा पर एक पूरी सीरीज कर चुके हैं, 5-6 वीडियोस की, जहां वहां के आर्थिक और सामाजिक जो हालात हैं उस पर डिटेल में बात की थी। लेकिन आज जब ये वीडियो सामने आया तो मुझे ऐसा लगा कि वहां के हालात पर, खासतौर पर रोजगार से जुड़े हालात पर एक बार फिर से प्रोफेसर साहब से बात की जाए। सर, आपका बहुत स्वागत है टीसीएच पर। तो पहले तो ये बताइए कि आजकल जो वीडियो आता है वही खबर होती है। जब तक वीडियो में नहीं आया, आप आंकड़े उठा के दे दीजिए, किताब लिख दीजिए, भाषण दे दीजिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 10 सेकंड का वीडियो आता है और तहलका मच जाता है। तो ये मैं जानना चाह रहा था कि इस तरह का जो वीडियो है वो रेयर है या नाम है? मतलब कभी गलती से हो गया, एक बार हो गया, या रोज की कहानी है, इस तरह की बेरोजगारी वहां पर आम है? देखिए, मुझे तो लगता है कि गुजरात में से ये जो वीडियो आया है, वो तो एक तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। 1800 लोग टिप ऑफ द आइसबर्ग। जी। नौ, अ, 10 नौकरी के लिए अगर 1800 लोग पहुंच जाते हैं तो काफी दिक्कत है। और वो भी एक गांव का एरिया है। ये कोई अहमदाबाद, सूरत या वडोदरा, राजकोट की बात नहीं है। ये गांव का एरिया है और आप देख सकते हैं वीडियो में कि ये सारे युवा लोग हैं। इसका मतलब ही यही हुआ कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और जो थोड़े से भी पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम 12वीं शिक्षा प्राप्त की है, वे लोग भी बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं गुजरात में। ये बिल्कुल दिखाई देता है। मुझे लगता है कि जो सरकारी आंकड़े हैं या सीएमआई के आंकड़े जो हैं, वो मोटे तौर पर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसी को ध्यान में लेते हैं, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको ध्यान में नहीं लेते। और लगता है कि ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो पूरे देश में जो करीब 50% है, वो गुजरात में भी है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ता जा रहा है, जहां कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। गुजरात सरकार खुद भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है, ऐसा भी कहा जा सकता है, क्योंकि सारी नौकरियां अब मोटे तौर पर कॉन्ट्रैक्चुअल होती जा रही है। तो ये ठेके पे अगर नौकरियां होगी सरकार में भी, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चिंता की बात हो रही है। और ये जो वीडियो सामने आया है वो ये बताता है कि गुजरात में ग्रामीण विस्तारों में, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। मैं एक आंकड़ा देना चाहूंगा। भारत सरकार का जो कानून है वो है मनरेगा। 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार ने ये लागू किया था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस एक्ट के तहत गुजरात में जो एक्टिव जॉब कार्ड है वो करीब 17 लाख है, और उसमें जो एक्टिव वर्कर्स है वो करीब 25 लाख है। अब सवाल इस बात का होता है कि अगर ये एक्टिव वर्कर्स हैं तो ये 25 लाख लोगों को जो कानून में 100 दिन का रोजगार देने का प्रावधान किया गया है, उतना रोजगार मिलता है कि नहीं मिलता। आंकड़े ये बताते हैं, ये गवर्नमेंट वेबसाइट के आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि 2020-21 में 43 दिन, 2021-22 में और 23-24 में 50 दिन, 2022-23 में 45 दिन का रोजगार मिला मनरेगा के तहत।
और 2024-25 में मतलब इस साल करीब आधा साल पौना कम से कम 4 महीने बीतने आए हैं जिसमें 36 दिन का रोजगार मिला है। और उसमें जो 100 दिन का प्रावधान है वो कितने लोगों को मिला, तो जो गत साल इसका 23,000 परिवारों को 100 दिन का रोजगार मिला, सिर्फ 23,000, जबकि जॉब कार्ड है 17 लाख। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर रोजगार सर्जन का काम गुजरात सरकार नहीं कर रही है तो जो हमें वीडियो में दिखाई देता है वही होगा। और दूसरी बात ये भी है कि ये समझना चाहिए हमें। देखिए, ये जहां से भी वीडियो आया है वो न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र है लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर भी है। मतलब प्राइवेट सेक्टर में 10-15 हजार रुपए की नौकरी एक महीने की उसी इतनी ही तनख्वाह होगी, उससे ज्यादा तनख्वाह नहीं होगी। इतनी नौकरी प्राप्त करने के लिए भी अगर 10 वैकेंट सीट के ऊपर 1800 लोग चले जाते हैं, युवा लोग, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें कोई अल्टरनेटिव नहीं मिल रहा। ग्रामीण क्षेत्र में 10-15 हजार रुपया हर महीने निश्चित रूप से मिले, चाहे कितने भी घंटा काम करने के लिए हो जाए। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चिंता की बात है। गुजरात सरकार ने अभी करीब 1 साल पहले जो आंकड़ा दिया वो आंकड़ा ये भी बताता है कि अंतिम 2 सालों में गुजरात सरकार ने सिर्फ 32 लोगों को 2 साल में सिर्फ 32। आप ये कह रहे हैं कि 2 साल में सिर्फ और सिर्फ 32 लोगों को नौकरी मिली है? हाँ, इसका मतलब ही यही हुआ कि सरकार भी जो परमानेंट नौकरी है वो देने के लिए तैयार नहीं है। तो न सरकार में मिलती है न प्राइवेट जॉब मिल रही है ये, और न शहरों में मिल रही है न गांवों में मिल रही है। जबकि सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि गुजरात में तो सिर्फ 2.2% ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम है। मुझे लगता है कि ये जो आंकड़ा है वो सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर को लागू होता है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर को लागू नहीं हो रहा। मुझे ऐसा भी कहना चाहिए कि सरकार जितनी भर्ती करनी चाहिए, एक सेक्टर ले लीजिए आप, शिक्षा क्षेत्र, सरकार की जितनी भी स्कूल्स हैं उसकी संख्या करीब 37,000 है। इन 37,000 में सरकार ये कह रही है कि 32,000 शिक्षक नहीं है। मेरा ये मानना है कि करीब 32,000 नहीं, लेकिन करीब 1.25 लाख से 1.5 लाख शिक्षक नहीं है। इसकी वजह यह है कि नई शिक्षा नीति में जो 2020 में घोषित की गई भारत सरकार के द्वारा, उसमें यह कहा गया है कि वहां स्कूलों में पेंटिंग के लिए, म्यूजिक के लिए और एक्सरसाइज के लिए, फिजिकल एक्सरसाइज के लिए टीचर्स होने चाहिए, जिसको वो लिबरल आर्ट्स कहती है। अब आज एक भी सरकारी स्कूल में ये शिक्षक नहीं है। अगर इनकी भर्ती करनी है 37,000 स्कूलों में, तो आप गिन लीजिए कितने शिक्षक चाहिए जो आज नहीं है। मुझे याद है, मैं जब ग्रांटीन एड स्कूल में पढ़ता था तो ये तीनों शिक्षक हमारे स्कूल में थे, परमानेंट थे, और वो कहीं भी और किसी स्कूल में नहीं जाते थे नौकरी करने के लिए, वो सिर्फ मेरे स्कूल में नौकरी करते थे। इसका मतलब ही यही हुआ कि सरकार बहुत बड़े पैमाने पर नौकरी दे सकती है, देनी चाहिए, लेकिन वो देती नहीं है। और जितनी भी नौकरी वो खड़ी करती है वो ठेके पर खड़ी करती है। सरकार में भी ठेके पर खड़ी करती है। और ऐसा कहा जाता है, एग्जैक्ट आंकड़ा भी हमें नहीं मिल रहा, करीब 5 लाख ऐसे कर्मचारी हैं जो सरकार में काम करते हैं लेकिन वो ठेके पर काम करते हैं। उनको 11 महीने का नौकरी मिलती है, फिक्स वेतन मिल रहा है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, और हमेशा उनके सर पर एक तलवार लटकी हुई रहती है। तो ये गुजरात का हाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी
अच्छा, गुजरात के बारे में इतना तो मैं भी जानता हूं, चूंकि काफी टाइम वहां गुजारा है, कि गुजरात के लोग बाहर जाकर नौकरियां नहीं करते रहे हैं, जबकि गुजरात के अंदर खासतौर पे इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि ये मामला इंडस्ट्रियल सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का ही है, वहां काम करने के लिए बिहार से, यूपी से और इस तरह की जगहों से ढेर सारे मजदूर आते रहे हैं। ये 10 साल 15 साल पहले, बल्कि 20 साल पहले जब मैं वहां पे था, तब की स्थिति थी कि गुजरात के लोग अगर बाहर जाते थे तो कनाडा जाते थे, अमेरिका जाते थे, इंग्लैंड जाते थे। वो इंडिया में किसी और स्टेट में जाकर नौकरियां करना पसंद नहीं करते थे, गुजरात में ही रहना पसंद करते थे। जबकि बाहर के बहुत सारे लोग, हम लोग खुद वहां, मैं तो खैर सेंट्रल गवर्नमेंट में गया था, तो मैं मजाक में कहता था कि भाई मुझे तो इतनी ही तनख्वाह मिलनी है, कहीं भी भेज दो। लेकिन मुझे भी लोग छेड़ा करते थे कि अच्छा यूपी से यहाँ आ गए ना, अच्छा है ना यहाँ पर। तो इस तरह का एक कॉन्फिडेंस गुजरात के अंदर था कि बाहर के लोग हमारे यहाँ आते हैं, लेकिन हम अपने यहाँ ही रहते हैं। अगर अपने यहाँ से निकलते हैं तो फिर सीधे अमेरिका और कनाडा जाते हैं और कहीं नहीं जाते हैं। तो क्या 20 सालों में ऐसी स्थितियां बनी हैं कि लोकल लोग ही इस तरह की मजदूरियों के लिए परेशान हो रहे हैं, उनको भी नौकरियां नहीं मिल रही हैं? देखिए, आपकी जो राय है उसमें मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगा, क्योंकि अंतिम 15-20 सालों में जब से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, तब से गिने तो करीब 34-35 सालों में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। और वो ट्रेंड ये है कि आईटी सेक्टर में और कंप्यूटर एप्लीकेशंस के सेक्टर में अगर नौकरियां हैदराबाद में, पुणे में, बंबई में, बेंगलोर में वगैरह जगह मिलती है, तो गुजरात के पढ़े लिखे इस क्षेत्र के लोग, युवा लोग हमेशा नौकरी करने के लिए बाहर जाते हैं। तो ये एक अलग ट्रेंड शुरू हुआ है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से, और आईटी क्षेत्र और कंप्यूटर एप्लीकेशंस में जो विकास हुआ है अन्य जगह पर, इसका ये परिणाम है। लेकिन एक बात बिल्कुल निश्चित है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं गुजरात में, वो बहुत बड़े पैमाने पर है। सरकार की के ये आंकड़े बताते हैं कि करीब 30 लाख माइग्रेंट वर्कर्स हैं। और जब कोरोना काल में यहां से जाने का हुआ, लॉकडाउन हुआ, तो ऐसा कहा जाता है कि 17 लाख माइग्रेंट मजदूर यहां से अपने राज्यों में थोड़े महीनों के लिए या थोड़े साल के लिए चले गए थे। लेकिन उनकी जो स्थिति है गुजरात में, वो मुझे लगता है कि बहुत दयनीय है। उनको 12-12 घंटे काम करना पड़ता है, 15 घंटे काम करना पड़ता है। और गुजरात सरकार ने तो ये कह भी दिया है, ऑफिशियली कह दिया है कि इतने इतने जो मजदूर कानून है, लेबर लॉज है, वो आपको लागू नहीं होंगे। मतलब ये हो गया कि अगर मालिक खुद ये लिख के दे दे सरकार को कि इतने कानून हम लागू कर रहे हैं, तो कोई फैक्ट्री इंस्पेक्टर उनके यहाँ जांच करने नहीं जाएगा। वो तभी जाएगा जब फैक्ट्री का कोई मजदूर फैक्ट्री इंस्पेक्टर को शिकायत करेगा कि हमारे यहाँ ये कानून लागू नहीं हो रहा है। अब कौन सा फैक्ट्री वर्कर ये कहेगा किसी फैक्ट्री इंस्पेक्टर को? हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी नौकरी वैसे भी चली जाएगी। तो सवाल इस बात का है कि जो सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए और जो लेबर लॉज लागू होने चाहिए, वो नहीं हो रहे। और इसी की वजह से अगर 100 सरकारी नौकरियां लगती है, ओपन होती है, तो उसमें कम से कम 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकारी नौकरी में थोड़ी सी हमें सिक्योरिटी मिल जाएगी, भले ही 5 साल के बाद मिलेगी, लेकिन मिलेगी। मैं कहूं आपसे कि जीपीएससी की क्लास 1-2 की जो एग्जाम होती है, उसमें 300-400 के करीब भर्ती होने वाली होती है। लेकिन इसके लिए 4 लाख लोग अप्लाई करते हैं, और उसमें से करीब 2.5 लाख लोग एग्जाम देते हैं। अब 400 के लिए 4 लाख अप्लाई करें, 2.5 लाख लोग अगर एग्जाम दे, तो इसका मतलब ये होता है कि चाहे वो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो भी वो गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं। इसकी वजह यह है कि उन्हें वहां थोड़ी सी सोशल सिक्योरिटी मिल जाएगी और रोजगार की एक सुनिश्चित काम मिल जाएगा, इसलिए वो उसमें जाना चाहते हैं।
लेकिन देखिए गुजरात में जो अभी का आंकड़ा है, जो विधानसभा में लिखित तौर पर दिया गया है सरकार ने, वो आंकड़ा यह है कि 2,83,000 शिक्षित और अर्ध शिक्षित बेरोजगार है गुजरात में। अब ये कौन से हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट ब्यूरो में, रोजगार ब्यूरो में पंजीकृत हुए हैं, रजिस्टर हुए हैं। मतलब ये शिक्षित और अर्ध शिक्षित बेरोजगार ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना नाम रजिस्टर करवाया है सरकारी दफ्तर में। ऐसे दूसरे बहुत हो सकते हैं कि जिन्होंने अपना नाम पंजीकृत नहीं करवाया। और दूसरी बात कि ये तो शिक्षित और अर्ध शिक्षित है, लेकिन जो बिल्कुल शिक्षित नहीं है या बहुत कम शिक्षित है, उनका तो कोई रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं। तो आप देखिए कि कम से कम अगर 17 लाख लोग 17 लाख परिवार ऐसे हैं कि जिनका नरेगा में जॉब कार्ड है, तो कम से कम वहां 1 या 2 बंदे तो ऐसे होंगे ही, स्त्री या पुरुष, कि जो बेरोजगार है और वो चाहते हैं कि मनरेगा में उनको रोजगार मिले, जबकि वो 100 दिन के बजाय सिर्फ 50 दिन रोजगार मिलता रहता है। तो मुझे लगता है कि ये गुजरात के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि किस प्रकार से हमारे यहाँ बेरोजगारी दूर की जाए। एक आखिरी सवाल ले रहा हूं, फिर आप कंक्लूड कर दीजिएगा। एक और गुजरात का ट्रेंड था, और जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं 1999 से लेके 2004 की बात कर रहा हूं जब मैं गुजरात में था। एक ट्रेंड और था कि वहां लोग कहा करते थे कि छोटी मोटी नौकरी करने से अच्छा है कि अपना एक धंधा शुरू कर दो, क्योंकि बिजनेस जो है वहां बड़ा करीब था लोगों के दिल के। और ये मैं बात कर रहा हूँ खेड़ा जिला में था, तो वहां के आसपास के लोगों की ज्यादा बात कर रहा हूँ कि छोटी सी दुकान खोल देना, छोटा सा कोई बिजनेस शुरू कर देना, ये उनको ज्यादा पसंद था बनिस्बत नौकरी की लाइन में लगना। तो क्या ऐसा कुछ हुआ है कि वहां छोटे और इस तरह के जो मझोले बिजनेस हैं उनके लिए भी स्थितियां खराब हुई हैं कि लोग नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं इस तरह से? देखिए, अभी जो आंकड़ा आया था पूरे भारत का, जिसमें ये कहा गया था कि 16 लाख एमएसएमई बंद हो गए, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस बंद हो गए, तो उसमें बहुत बड़ा हिस्सा गुजरात का भी है। मेरे 2-4 पहचान वाले जो गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में ऑफिशियल लेवल पर काम करने वाले लोग हैं, वो भी हमें बताते हैं कि एमएसएमई की हालत बहुत खराब है। मतलब जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खड़ी करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि जो माइक्रो एंटरप्राइजेस है, 1 पर्सन ओन्ड एंटरप्राइजेस है, जो फुटपाथ पर, रास्ते पर या कहीं छोटी मोटी लारी चला के काम करने वाले, रोजगार प्राप्त करने वाले लोग हैं, उनकी दिक्कत बहुत बड़ी है, क्योंकि वो कहा जाता है कि वो तो गैर कानूनी है। मतलब वो फुटपाथ पर अपना बिजनेस करते हैं, तो एंक्रोचमेंट हटाने के लिए जो ड्राइव होती है, उसमें हर रोज उनको बहुत बड़ी परेशानी होती रहती है। और एक बात मैं इसी के जरिए कहना चाहूंगा, अहमदाबाद में एक आश्रम रोड करके बहुत जाना माना रोड है, जहां मेरा कॉलेज भी था। तो उसी कॉलेज में मैं अभी 1 सप्ताह 2 सप्ताह पहले गया था, और जहां हम प्रोफेसर चाय वगैरह पीते थे, कॉफी वगैरह पीते थे, उसी चाय कॉफी वाले के यहाँ गया, किटली वाले के यहाँ मैं कॉफी पीने के लिए, और मैंने देखा कि 3 साल पहले जहां 7 लोग काम करते थे जिस किटली पर, वहां आज 3 लोग काम कर रहे हैं। मैंने उनको फिर से पूछा, ऐसा मैंने कई बार पूछा है अंतिम 3 सालों में, मैंने इस बार फिर से पूछा कि वे लोग कहाँ हैं, तो वो कहते हैं साहब धंधा नहीं है, इसलिए हम उनको बुलाते नहीं है। ये एक चाय की किटली वाले की दास्तान है। और अहमदाबाद की बात है, ये मैं 159 जो म्यूनिसिपैलिटी एरियाज है उनकी बात नहीं कर रहा, ये सबसे बड़ा जो शहर है गुजरात का, उसकी बात कर रहा हूं। अगर यहां रोजगार नहीं है, तो एक छोटी मोटी हिम्मतनगर में या अमरेली में या ऐसे छोटे शहरों में, जिसे हम टाउन कहते हैं, उसमें क्या हालत होगी, इसकी कल्पना हम आसानी से कर सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि गुजरात में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में
बहुत बड़ी दिक्कत है रोजगार प्राप्त करने की। पकोड़े वाले भी अच्छा रोजगार प्राप्त करते हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते। तो डॉक्टर साहब ने जहां से बात शुरू की, टिप ऑफ द आइसबर्ग, जिन लोगों को इस मुहावरे का मतलब ना पता हो उनको मैं बता दूं कि समंदर के अंदर अगर बर्फ का कोई बहुत बड़ा बन गया हो, पहाड़ जैसा बन गया हो, तो कई बार समुद्र के पानी के ऊपर सिर्फ उसका टिप दिखाई देता है, छोटा सा दिखाई देता है। इस मुहावरे का इस्तेमाल किया जाता है कि आपने जो ये वीडियो देखा ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसके नीचे एक बहुत बड़ा पहाड़ है बेरोजगारी का जो लगातार डेवलप होता गया है इस कथित गुजरात मॉडल के साथ साथ। अगर डॉक्टर साहब के पुराने वीडियो जो हमारे साथ हैं वो आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा कि किस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स की एक बिल्कुल कड़ी लग गई है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल बंद हो रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स आपको मिल जाएंगे सुंदर सुंदर, लेकिन सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। इस बार भी डॉक्टर साहब ने बताया कि वहां शिक्षक नहीं है, लगातार शिक्षकों की कमी है, ठेके पर शिक्षक रखे जा रहे हैं, ठेके पर सरकारी नौकर रखे जा रहे हैं। और जिस गुजरात में मैं जब था तो कंडीशन ये थी कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, मेरी भी एक जगह थी जहां सुबह मैं अकेला रहता था, तो मैं निकलता था तो दो ठेले अगल बगल थे। एक जगह मैं पकौड़ियां खाता था, भजिया जिसको कहा जाता है, और एक जगह मैं चाय पीता था। और उन दोनों की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि उस जमाने में अच्छे स्कूटर से आते थे और शाम को कई बार जब मिलते थे तो बड़ी अच्छी सिचुएशन में अच्छी जगहों पर रहते थे। यानी बिजनेस फ्लरिश कर रहा था। बिजनेस के साथ भी यह है कि अगर एक चीज फ्लरिश करती है तो सब फ्लरिश करता है। अगर नौकरी होगी लोगों के पास तो खर्च करने के लिए पैसा होगा, खर्च करने के लिए पैसा होगा तो वो जाके खर्च करेंगे, तो बिजनेस फ्लरिश करेगा। ये पूरी एक सर्किल होती है। चूंकि मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ और डॉक्टर साहब प्रोफेसर हैं, तो हम लोग थोड़ी वो वाली भाषा बोल लेते हैं। लेकिन आज इस गुजरात विकास मॉडल ने किया यह है कि उस पूरी कड़ी को तोड़ दिया है। जो विकास दिख रहा है वो चमकता हुआ दिख रहा है। और गुजरात का विकास मॉडल तो सिर्फ गुजरात की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो पूरे देश का विकास मॉडल बन गया है। तो चमकती हुई सड़कें दिखती हैं। अभी एक आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, एक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का एक पिरामिड आया है। सबसे टॉप पे 1%, उसके बाद 10% और उसके बाद 90% लोग। और ये 90% लोग वो हैं जो महीने के 10,000 रुपए से भी कम कमा रहे हैं। तो जितना ये चमक दमक, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह वगैरह सब बन रहा है, ये टॉप के 1% और उसके बाद के 10% में से थोड़े से हिस्से के लिए तो है। बाकी के लिए जो स्कूल होने चाहिए थे, जो सुविधाएं होनी चाहिए थी, वो खत्म होती जा रही हैं। और ये जो दृश्य आपने देखा है रेलिंग के टूटते हुए बेरोजगारी का, ये दृश्य तो देश में कहीं भी कभी भी देखा जा सकता है। आप अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं मत कीजिएगा, ये युवाओं का अपमान होगा। तो एक विज्ञापन 5 नौकरियों के लिए निकाल के देख लीजिए और फिर देखिए किस बड़ी संख्या में लोग अप्लाई करते हैं। मैं एक यूट्यूब चैनल चलाता हूं और कोई दिन नहीं बीतता है जब 4 या 6 लोग मुझसे ना ऐसा मेल करें या मैसेज करें कि आपके यहाँ कोई नौकरी है। नौकरी देना सरकार का काम था, अब शायद सरकार का काम कुछ और हो गया है। क्या होना चाहिए ये आपको तय करना है। अभी एक चुनाव बीता है, आगे चुनाव आएगा, जैसा आप तय करेंगे वैसा आपके सामने आएगा। हमारा काम तो है सच्चाई बताना, वो हम बताते रहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और देखने वालों का भी बहुत शुक्रिया। नमस्कार।